नमस्कार। कक्षा 12 का यूनिट क्रमांक 2 जीव विज्ञान विषय में लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध का अंतिम टॉपिक जल विभव अभिधारणा। जल विभव अभिधारणा क्या है? सर्वप्रथम यह किसने दिया है? वैज्ञानिक R.K. स्लेटर और S.A. टेटलर्स द्वारा यह अवधारणा दी गई है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार के दाब लगते हैं कोशिका पर, उनमें विभव किस प्रकार उत्पन्न होता है, अंतर किस प्रकार आता है। तो थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के अनुसार हम जानते हैं कि किसी भी तंत्र के प्रत्येक घटक में कोई भी तंत्र जिसमें प्रत्येक घटक के अंदर कोई न कोई ऊर्जा जरूर होती है और ऊर्जा मुक्त होती रहती है। यह ऊर्जा कहाँ से आती है, किस प्रकार बनती है और कैसे मुक्त होती है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स आपने रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में जान रखा है। हम सब जानते हैं ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो मुक्त होती है, जो उसके कार्य की क्षमता को प्रदर्शित करती रहती है, यानी ये मुक्त होने वाली ऊर्जा ही अणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो जब भी ऑस्मोसिस यानी परासरण के साथ साथ जब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं, अणु गति करते हुए जब मुक्त ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मुक्त ऊर्जा की इनको आवश्यकता होती है लगातार, क्योंकि अणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब कोशिका को जल में रखते हैं, जल में रखने पर क्या होगा, अंतःपरासरण के कारण जल जो है कोशिका में आएगा, तो रखा जाता है तो शुद्ध जल के अणु व कोशिका का जो विलयन है में उपस्थित जो जल के अणु हैं, एक तो कोशिका के बाहर जल का अणु और एक जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश कर जाता है और मैट्रिक्स बनता है, मैट्रिक्स यानी कोशिका रस के अंदर जब ये जल मिश्रित होता है तो वह विलयन, तो विलयन में उपस्थित जो जल के अणु हैं, उस विलयन में उपस्थित जो जल के अणु होते हैं कि मुक्त ऊर्जा में लगातार डिफरेंस आ जाएगा। यानी बाहर से जल के अणुओं की जो गति है उसमें जो ऊर्जा है और कोशिका द्रव्य के अंदर जो उपस्थित जल है उसके जो अणुओं की मुक्त ऊर्जा है, उनमें जो डिफरेंस आता है वही जल विभव है। अणुओं की मुक्त ऊर्जा में अंतर को ही जल विभव कहते हैं। इसे साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसकी जो इकाई है, यूनिट जो है, उसे बार या वायुमंडल होता है। अब देखिए, इधर जल विभव के निरपेक्ष मान की अपन गणना करते हैं, लेकिन यह मान असंभव है, इसे गणना नहीं की जा सकती, यानी इस मान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जल में विलय मिलाने पर, लगातार जल में जब हम विलय पदार्थ मिलाते रहते हैं तो जल विभव जो है वो कम होता रहता है। ठीक है, विलयन की शुद्धता जैसे जैसे घटाएंगे वैसे वैसे जल विभव का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसी भी विलयन का परासरण दाब यानी परासरण दाब उसके जल विभव के कम होने का सूचक होता है। जैसे जैसे ऑस्मोसिस प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे जल विभव का मान घटेगा। इससे परासरणीय विभव कहते हैं। इस विभव को क्या कहेंगे, इस अंतर को परासरणीय विभव कहेंगे, जिसे साई एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ओपी यानी जैसे जैसे पॉजिटिव यानी इसका मान बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे परासरणीय विभव का मान लगातार क्या होता रहेगा, घटता रहेगा। जल विभव को हम साई डब्ल्यू द्वारा, मैट्रिक्स विभव यानी कोशिका रस के अंदर उपस्थित जल की मात्रा को साई एम द्वारा
दाब विभव प्रेशर जो बढ़ता है उसे SI P द्वारा और परासरणीय विभव SI S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र बनता है कि जो जल विभव है वो किसके बराबर है कि मैट्रिक्स विभव, परासरणीय विभव, दाब विभव, इन तीनों के योगफल के बराबर होता है। हम सब जानते हैं कि परासरण अवस्था में मैट्रिक्स विभव का मान 0 होता है, अर्थात YM का मान SI का मान 0 होता है। तो इस स्थिति में जो जल विभव का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो परासरणीय दाब और दाब विभव में या परासरणीय विभव और दाब विभव में अंतर, यानी जो भी डिफरेंस होगा, पानी जब भी अंदर पहुंचेगा तो उस वहाँ का और बाहर कोशिका के बाहर के जल के बीच का जो डिफरेंस है, अणुओं की गति का जो डिफरेंस है, वही हमारा जल विभव कहलाता है। और कोशिका की वह सतह जो अधिक अवशोषण करती है वही हमारा मैट्रिक्स विभव कहलाता है या मैट्रिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार 5वें अध्याय में हमने कोशिका के अंदर लगने वाले विभिन्न प्रकार के दाबों, दाब, परासरण दाब, विसरण दाब को प्रभावित करने वाले कारक और विभिन्न प्रकार के दाब के बीच संबंध एवं जल विभव अवधारणा के बारे में हमने जाना। इसके अगले अध्याय में पादपों के बीच जो पदार्थों का आवागमन होता है वह किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।